Hello students, how are you? Welcome to science class. Myself Neetu Sharma and we are studying chapter 19 pollution of air. Today we are going to study about the greenhouse effect and global warming. Global warming nowadays arises as a big problem and which is a consequences of greenhouse effect. First of all, we have to know about the greenhouse. What is greenhouse? What it means? बेटा ग्रीन हाउस का मतलब होता है एक ऐसा हाउस जो कि ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सॉइल में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। क्यों ऐसा मैकेनिज्म अपनाया गया, क्यों ये तरीका अपनाया गया, इसका भी एक कारण है। ग्लास बेटा इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है हीट रेडिएशन का, तो जब इसके अंदर प्लांट को ग्रो करते हैं, स्पेशली इन दोज एरिया जहां पर विंटर काफी समय तक बनी रहती है, टेम्परेचर डाउन रहता है, तो उस एरिया में प्लांट्स के लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कंट्रोल्ड वे में इस ग्रीन हाउस का, इस ग्लास से बने हुए हाउस का यूज किया जाता है। क्या होता है इसमें, जो रेडिएशंस होती हैं सबसे पहले तो हाउस के अंदर इंटर करवाई जाती हैं, जो कि फिर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। जो वहां की एयर होती है वो वार्म होना शुरू हो जाती है और फिर इस ग्रीन हाउस की वॉल्स को, ग्लास वॉल्स को क्लोज कर दिया जाता है, जिसके कारण हीट रेडिएशन अंदर ही ट्रैप हो जाती है और काफी समय तक अंदर का जो एयर है वो वार्म बनी रहती है, जिससे प्लांट आसानी से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन थ्रू द ग्लास वॉल, इसको यूज किया गया था ग्रीन हाउसेस में फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कुछ इसी तरह का फिनोमिना हमारे एनवायरमेंट में भी देखा जा रहा है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट को कहते हैं GHE, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू मीन बाय GHE, तो आप ध्यान रखेंगे G फॉर ग्रीन, H फॉर हाउस, E फॉर इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है बच्चों, अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो हमारे अर्थ जो है वो सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, CFC, ये कुछ स्पेशल गैसेस हैं जो कि हीट रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं और एस्केप नहीं होने देती, सिमिलर टू ग्लास वॉल्स ऑफ ग्रीन हाउस। तो इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। ऑल दीज गैसेस आर टर्म्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है सोलर रेडिएशन के कारण वो तो है ही, पर इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वो टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर स्लाइटली और राइज अप हो जाता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस जरूरत से ज्यादा कंसंट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगी तो उतना ही ज्यादा टेम्परेचर को ये इंक्रीज करने लग जाएंगी, और इसी इफेक्ट को नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस से मिलता जुलता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसको आपको लर्न करना है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड CFC। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो मेन ग्रीन हाउस गैस होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो हीट रेडिएशन ट्रैप करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। उसके बाद मीथेन का नंबर आता है और सेकेंड नंबर पे मीथेन सबसे ज्यादा हीट रेडिएशन ट्रैप कर रही है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, देन आफ्टर मीथेन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन मीथेन।
अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज होना शुरू हो गया है। हमें अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जैसे हम खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या फर्दर और भी कई चीजें हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं जिसके लिए हमें फ्यूल की नेसेसिटी होती है। तो फ्यूल के रूप में ज्यादातर कोल और वुड को बर्न किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और इसके बर्निंग से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो पहला कारण यही है। दूसरा कारण, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस ज्यादा बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में कोल यूज करने लग रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। जैसे ही कोल बर्न होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड लार्ज अमाउंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, और ये दोनों ही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो कर ही नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे ही पॉल्यूटेंट है, बहुत ज्यादा डेडली पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है, मतलब अंधाधुन हो रहा है। कहीं पे भी किसी भी जगह से प्लांट की कटिंग होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ रिड्यूस होते जा रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब होगा, कम यूटिलाइज होगा, तो ऑक्सीजन भी कम रिलीज होगी, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये मेन 3 कॉजेज हैं जिसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ेंगी तो इसके कारण बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कह रहे हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेन कंसिक्वेंस जो हमें देखने को मिला है और जो हमें स्टडी करना है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें अगर इंक्रीज हो जाए वो, तो इसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और ये इंक्रीज किसके कारण हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है। तो इसी को ही हम कंबाइन करके डेफिनेशन बना रहे हैं। ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी राइज करता है तो इसका सीधा असर ग्लेशियर पे पड़ता है। ग्लेशियर बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं, जिसके कारण डिफरेंट साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला कंसिक्वेंसेस तो हमें ग्लेशियर मेल्टिंग के रूप में ही दिखाई देता है। ग्लेशियर मेल्ट एट हाई रेट, बहुत जल्दी इनका मेल्टिंग हो रही है, जिसके कारण फ्यूचर में ग्लेशियर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सोर्स ऑफ वाटर आगे फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। दूसरा, फ्रीक्वेंटली इनकी मेल्टिंग के कारण जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे सी लेवल इंक्रीज होगा तो ये साइड बाय एरियाज को भी अपने अंदर सबमर्ज कर लेगा। जो जितने भी कोस्टल एरियाज है वो पानी में डूब जाएंगे, फ्लडिंग हो सकती है, और साथ में जो प्रॉपर न्यूट्रिटिव सॉइल है उसका भी लॉस हो सकता है। दूसरा जो कंसिक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वो है फॉरेस्ट फायर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े फॉरेस्ट रीजन में जहां सूखी लकड़ियां होती हैं या ट्रीज जो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, टेम्परेचर भी राइज ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट का हो रहा है, जो कंबाइंड फॉर्म में फॉरेस्ट फायर को जनरेट कर देते हैं। आग लग जाती है फॉरेस्ट में जो कई महीनों तक एज इट इज कंटिन्यू रहती है। इस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या हम तरीका अपनाएं कि इस ग्लोबल वार्मिंग को हम किसी तरह से रोक पाए या कंट्रोल कर पाए? तो दीज आर द मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट इज
सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हो रही है, तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में आ रही हैं उसको हम स्टॉप कर दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फॉसिल फ्यूल्स का लिमिटेड, बिल्कुल मिनिमम यूज करना चाहिए। जहां हो, बहुत जरूरी हो वहीं इसको यूज करें, नहीं तो इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कोल, पेट्रोल और वुड की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, तो हम इसको बिल्कुल कम यूज करें। दूसरा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट में कोल जलाते हैं, तो उसकी बजाय हम किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो सीधे किसी एलिमेंट को, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका हम रिएक्शन करा के एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स हम यूज करते हैं जहां पे वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो इस तरह के मेथड अपनाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमें डिफॉरेस्टेशन स्टॉप कर देना चाहिए। साथ ही साथ हमें बहुत सारे प्लांट्स को भी लगाना चाहिए। प्लांटेशन के कारण प्लांट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे और जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। सीएफसी ओजोन को भी हार्म कर रही है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट कर रही है, तो सीएफसी का यूज बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव फॉर्म निकाल लेना चाहिए। मेथड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अब इतने सारे हमने पॉल्यूटेंट्स पढ़े, इनके बैड इफेक्ट्स पढ़े, तो हम क्या मेथड अपनाएं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, उस पर चेक लगा सके। तो सबसे पहले तो हम कुछ ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर सकते हैं, जैसे हम सोलर रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं। सोलर कुकर्स बनाकर उनमें अपना खाना पका के हम इस तरह का मेथड यूज कर सकते हैं। फिर हम स्मोकलेस चूल्हा यूज कर सकते हैं जिसमें बायोगैस एज अ फ्यूल यूज की जाती है। बायोगैस जो है बेटा वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। एग्रीकल्चर वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, इनके डिकम्पोजिशन से बायोगैस क्रिएट होती है, तो उसे हम एज अ फ्यूल इन चूल्हास यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। ठीक है, पुराने समय में वुड का ज्यादा यूज होता था, कोल का ज्यादा यूज होता था, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती थी। तो हमें ये मेथड अपनाना बंद कर देनी चाहिए और उसकी जगह हमें सोलर कुकर्स, बायोगैस या स्मोकलेस चूल्हा यूज करना चाहिए। फिर अगर हम व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो आज के टाइम परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंक्रीज कराने के लिए लेडेड पेट्रोल यूज करने लगे, तो हमें अनलेडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए, जिसके कारण ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिलीज हमारे इन्वायरमेंट में ना हो पाए। इसकी बजाय हम सीएनजी यूज कर सकते हैं। सीएनजी थोड़ा सेफ साइड है, गैसियस फ्यूल है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, तो इससे स्मोक कम रिलीज होता है और एक तरह से ये क्लीनर और फ्रेंडली फ्यूल होता है। यूज ऑफ सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी instead of conventional energy sources like coal and petrol। पुराने समय में हर एक चीज के लिए हम कोल एंड पेट्रोल पे डिपेंडेंट थे, तो आज के टाइम हमें इसको यूज करना बंद करना है और इसकी जगह हम सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, हाइड्रो पावर को, या यूं कहेंगे कि वाटर वाली जो एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी, उसको यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं और अपने एनर्जी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। स्ट्रिकिंग टू पॉल्यूशन एमिशन नॉर्म्स। कई बार क्या होता है, व्हीकल्स में जरूरत से ज्यादा स्मोक निकलने लग जाती है, इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा अमाउंट की हार्मफुल गैसेस स्मोक के रूप में एमिट होने लग जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के पॉल्यूशन एमिटिंग नॉर्म्स बना देने चाहिए। यदि कोई इसको फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ प्लांटेशन इज द बेस्ट रेमेडी टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। जितना ज्यादा हम प्लांट लगाएंगे उतना ही ज्यादा जो हार्मफुल गैसेस है वो कंट्रोल में आएंगी। अगर हम बात करें फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की, तो हमेशा इनका सेटअप रेसिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए। साथ ही साथ इन फैक्ट्रीज में टॉल चिमनीज विद फिल्टर्स इम्प्लांट करनी चाहिए, जिससे कि हार्मफुल गैसेस
नियर टू ह्यूमन बीइंग ना रहे, वो अपर एटमॉस्फेयर में ही रिलीज हो जाए, तो ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में ये ना आ पाए। अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। दिवाली के समय बहुत सारे क्रैकर्स बर्न किए जाते हैं जिससे बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, तो हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा जो भी एंटी पॉल्यूशन मेजर्स अपनाए गए हैं उसको कड़ाई से फॉलो करना चाहिए, मतलब उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फिर एक प्रोग्राम है वन महोत्सव प्रोग्राम, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या होता है वन महोत्सव प्रोग्राम? वन महोत्सव प्रोग्राम जुलाई में हर ईयर जुलाई में सेलिब्रेट होता है और यहाँ पर प्लांटेशन को किया, मतलब प्लांट को लगाने की मुहिम की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कर सके। द गवर्नमेंट एंड एजेंसी शुड मॉनिटर एयर क्वालिटी रेगुलरली। किसी भी लोकेशन की, अलग अलग लोकेशन की एक एजेंसी के थ्रू गवर्नमेंट को एयर क्वालिटी मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एयर क्वालिटी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिखता है, तो उस समय स्ट्रिक्टली वहां पे कुछ मेजर्स अपनाने चाहिए जिससे कि वहां जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में किया जा सके। हमारे घर में जो वेजिटेबल वेस्ट होते हैं या कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम इधर उधर थ्रो कर देते हैं या जला देते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। इसकी बजाय हम इसको कलेक्ट करके एक पिट में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये कंपोस्ट आपके गार्डन एरिया में एक बेटर मैन्योर की तरह यूज हो सकता है और इसके ज्यादा डिकम्पोजिशन के कारण बायोगैस का फॉर्मेशन भी हो सकता है जो फर्दर डोमेस्टिक पर्पस में आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको अपनाकर हम एयर पोल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं, इस पे चेक लगा सकते हैं। ये जो रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा वो भी फॉलो करने चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे कुछ इस तरह के नॉर्म्स को फॉलो करेगा, इस तरह की कुछ मेजर्स अपनाएगा, तो हो सकता है कि फ्यूचर में चलकर हम काफी हद तक इस पे कंट्रोल पा सकें और ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स को भी कम कर सकें। अगर बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ये चैप्टर, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेटा लाइक बटन जरूर दबाइए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर हम मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ। थैंक यू।